ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ही इजराइल ने ईरान पर हमला बोला था। 13 जून को किए गए इजराइल के हमले में ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों को नुकसान पहुंचा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की तरफ से ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाकर किए गए हमले में कम से कम 14 वरिष्ठ वैज्ञानिकों की जान चली गई है। ये वैज्ञानिक परमाणु हथियारों के विकास में दशकों का अनुभव रखते थे और इनमें रसायन सामग्री और विस्फोटकों के विशेषज्ञ शामिल थे। इजराइल में फ्रांस के राजदूत जोशुआ जारका ने कहा कि इन वैज्ञानिकों की हत्या के कारण ईरान के लिए अपने बचे हुए परमाणु बुनियादी ढांचे और सामग्री से हथियार बनाने की संभावना लगभग असंभव हो जाएगी। वहीं 22 जून को अमेरिका ने भी ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोल दिया, जिसमें ईरान का फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट, नातांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर और इस्फहान का परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर शामिल था। ईरान पर हुए इन हमलों से समझा गया कि अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को झटका लगा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल ईरान के कार्यक्रम को कुछ पीछे तो धकेल सकता है, लेकिन उसे परमाणु बम बनाने से रोक नहीं सकता। वहीं अपने परमाणु ठिकानों पर हुए लगातार हमले के बाद ईरान ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। इजराइल के साथ जंग रुकते ही ईरान की संसद ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग रोकने से जुड़े एक अहम विधेयक को मंजूरी दे दी है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस विधेयक में यह प्रावधान है कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की ओर से किए जाने वाले किसी भी निरीक्षण के लिए सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी लेनी होगी। वहीं सरकारी मीडिया ने संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ के हवाले से यह कहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाएगा। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर अब किसी की नहीं सुनेगा और इस मामले में वह बेकाबू हो जाएगा, जबकि इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार बना सके। यही वजह है कि ईरान और अमेरिका दोनों ने ही उसकी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया, जबकि ईरान हमेशा ही इस बात से इनकार करता रहा है कि उसने परमाणु हथियार बनाया है। वहीं 2 अमेरिकी मीडिया हाउस ने यह दावा किया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद भी उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ है। यह दावा एक सीक्रेट रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। इस रिपोर्ट में ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद हुए नुकसान का अनुमान लगाया गया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दावों को खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ परमाणु विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के पास अभी भी कई अनुभवी वैज्ञानिक हैं और केवल सैन्य बल से ईरान के परमाणु ज्ञान को समाप्त नहीं किया जा सकता। फिलहाल हम विशेषज्ञों से समझते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जो सीज फायर हुआ है वह कितना कारगर है और इसे किस तरह से देखना चाहिए। ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ भारत भी इसको वेलकम करेगा, पूरी दुनिया इसको वेलकम करेगी। ये बहुत अच्छा इजराइल के लिए अच्छा है, ईरान के लिए, लोगों के लिए अच्छा है, मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। इससे पहले कि ये और बढ़ जाता और वर्ल्ड वार 3 हो जाती और उससे बर्बादी और कत्लो गारत दुनिया भर में होता, क्या फायदा। उससे अच्छा है अगर किसी किस्म का सीज फायर कोई एग्रीमेंट रीच हुआ है तो ये इसको हमें सबको इसका वेलकम करना चाहिए। मैं समझता हूँ भारत के लिए दोनों ईरान और इजराइल दोनों दोस्त हैं और भारत तो एकदम इसको वेलकम करेगा। और मैं समझता हूँ यहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है कि इन स्पाइट ऑफ कल रात का हमला जो ईरान ने किया उनके 4 बेसिस पर मिडिल ईस्ट के, उसके बावजूद उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और इन दोनों का एग्रीमेंट करवाया। मैं समझता हूँ इसको दुनिया को वेलकम करना चाहिए और इसका बढ़ावा देने से स्वाय डेथ और डिस्ट्रक्शन के कुछ हाथ नहीं लगेगा। सर वहीं ईरान की तरफ नहीं है और कुछ ऐसा वो देयर आर कंफ्यूजिंग सिग्नल्स। वो अगर आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर को जब हॉल्ट किया था इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओ के एग्रीमेंट फोन के बाद,
तो तब भी एक दिन शायद ड्रोन चलते रहे, तो इस तरह की ऑन ग्राउंड कंफ्यूजन रहती है। बट मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे ट्वीट नहीं करते। अगर उन्होंने ट्वीट किया, मैंने पढ़ा उनका ट्वीट कि किसी किस्म का एग्रीमेंट हुआ है, बातचीत हुई है इजराइल और ईरान के बीच, तो इसको वेलकम करना चाहिए और मैं समझता हूँ सभी के लिए अच्छा है, दुनिया भर के लिए अच्छा। सर वहीं ईरान ने किया था रात को 4 जगहों पे, कतार, कुवैत, इराक और बहरीन में यूएस के बेसिस जहां जहां थे उन पर हमला किया था मिसाइल से। लेकिन ये बहुत सूझबूझ की, समझदारी की बात है कि अमेरिका ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया और इसको ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, तो उन्होंने इसको एक मौका समझ के ईरान और इसराइल का एग्रीमेंट करवाया सीज फायर का। मैं समझता हूँ यही एक मैच्योरिटी है बड़े सुपर पावर की, बहुत अच्छा, इसको दुनिया भर में वेलकम करना चाहिए। सर वहीं एमईए का एक बयान आया कि ओआईसी को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में नहीं पढ़ना चाहिए। उनको सबको पता है कि पाकिस्तान किस तरह का आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल सही, एमईए का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। पाकिस्तान आए दिन ओआईसी के प्लेटफॉर्म को मिसयूज करता है। ओआईसी एक मुस्लिम देशों की संगठन है और उस पाकिस्तान को उसको अलाउ नहीं करना चाहिए उनके संगठन को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज करने में, क्योंकि सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान टेररिज्म को पनाह देता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है पूरी दुनिया में। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हजारों लोग इस टेररिज्म की वजह से अपनी जान खो बैठे हैं और भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। तो ओआईसी को इसको भी अपने मध्य दिमाग में रखना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए, लोग के लिए, जो हम रहने वाले के लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि देख लो ईरान वहाँ पर उनके न्यूक्लियर साइट में अटैक भी किया था। इजराइली में न्यूक्लियर कंट्री है तो उनके पास कम से कम 90 आर्सेनल है न्यूक्लियर हेड्स पे। तो अगर अमेरिकन हमको शुरू से किया था, ये अमेरिका में खुद उनके हाथ में युद्ध शुरू करने के लिए, अगर युद्ध रुकने के लिए, तो इस जंग में ये अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद रुक लिया था। इसलिए हमको ये तो बहुत खुश हो गया, हमारे रीजनल देश है और दुनिया में हमेशा मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर कल का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगी और रेड सी भी बंद हो जाएगी, वो तो ग्लोबल ट्रेड इंस्टेबिलिटी शुरू हो गया, सारी दुनिया सफर कर रही है। सबसे नुकसान का एशियन कंट्री, इंडिया में, चीनी में, साउथ कोरिया, जापान, जो उनकी 40% के वहां पर तेल के आते, वहां पर हमारा गल्फ कंट्री। इसलिए ये बहुत खुश हो गया, ये सारा दुनिया के इंसानियत एहसान शांति मांग रहे, तो ये आनंद होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ट्रंप का ट्वीट आया है, इसके बाद मिडिल ईस्ट में अब शांति हो जाएगा, पीस प्रिवेल करेगा वहां? ये जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप आ गया था, वो खुद कह रहे उनकी पॉलिसी में रिजीम चेंज बाय फोर्स नहीं मांग रहे, लेकिन दुनिया का मालूम हो गया उनकी सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव है मिडिल ईस्ट में, अमेरिकन इंटरेस्ट है, एक तेल का, दूसरी इजराइल का डोमिनेंस है। जब तक तेल के लिए मिल रहा था तो इजराइल डोमिनेंस हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री के इजराइल में खुद अमेरिका के लिए ड्रैग करना चाहिए, उसके लिए युद्ध शुरू करने के लिए अगेंस्ट ईरान। तो इसलिए हमको ये कहना चाहते, ये तो खुद मांग रहे, मानते नहीं है, लेकिन जब तक ये नेतन्याहू उनका पॉलिटिकल कैरियर सर्वाइव ओनली ऑन द वॉर, तो अभी तक अगर ये रुके, आप समझ लो नेतन्याहू बिल्कुल उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया, यूएस बेसेज पे अटैक किए इराक में, कतर में, इसके बाद भी ट्रंप कह रहे हैं कि हम शांति की ओर बढ़ रहे हैं। वो तो शांति मालूम हो गया था, जिस देख लो ईरानियन खुद बताया था, ईरानियन ये चौथी कमजोरी देश नहीं है। ईरान में उसी के वक्त में जो जब तक उनकी लीडर में मार दिया था यूएस में, वो उनकी जो कासिमी और इराकी वाले का जो लीडर है, जो पॉपुलर फ्रंट में, दोनों मारा दिया था अमेरिका में। वो खुद ईरान अटैक किया था, इंतकाम किया था अमेरिकन बेसेस इराक के अंदर। और आज तक जब तक उनकी अमेरिका खुद यूनिलैटरली अटैक भी किया था, ईरान का न्यूक्लियर साइट भी है, तो ईरान खुद कह रहे आप 6 रॉकेट फाड़ दिया था हमारा न्यूक्लियर साइट की तरफ, हम आपके लिए 6 बैलिस्टिक रॉकेट में आपकी तरफ में फेंकने के लिए तो करा दिया था। इसलिए ये कहना चाहते हो ईरान इज अ सिविलाइजेशन, ये सब कुछ सारी दुनिया मालूम हो गया, और ईरान चौथी बात नहीं कर सकते और बिल्कुल सरेंडर नहीं कर सकते। तो अमेरिका खुद मालूम हो गया, क्योंकि पहले तक 1979 से पहले तो अमेरिकन ये खुद बहुत दोस्ती है और सबसे बड़ी शक्ति भी बनाया था अमेरिका में खुद। the 12th largest army in the world ईरान वक्त शाह के नाम, क्यों? अमेरिकन भी सपोर्ट कर रहा है।
लेकिन आज तक जब तक वो सरकारी बदल हो गया 1979 तो अमेरिका एंटी ईरान शुरू हो गया। लेकिन एंटी ईरान शुरू हो गया इसका मकसद नहीं होता ये अमेरिका अटैक कर सकती।